अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस एमसीक्यू सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। और बेसिकली 1000 एमसीक्यू सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे पीपीएससी, एफपीएससी और एनटीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सब्जेक्ट रेलिवेंट जो हमारे टेस्ट होते हैं अकाउंट्स, ऑडिट, कॉमर्स और बिजनेस के। तो हमारा जो फर्स्ट हमारे पास जो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आज उसका सेकंड लेक्चर हम डिस्कस करेंगे जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज और बीआरएस के मुतालिक है। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ बिल ऑफ एक्सचेंज और एमसीक्यूज है व्हाट इज़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? ऑप्शन 1 अ लोन एग्रीमेंट, ऑप्शन बी डिमांड फॉर पेमेंट ऑन गुड्स और सर्विसेज एट अ लेटर डेट, ऑप्शन सी अ रिटन डॉक्यूमेंट्स ऑर्डरिंग अ पेमेंट टू बी मेड एंड ऑप्शन डी सेविंग सर्टिफिकेट। तो करेक्ट ऑप्शन लगाने से पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं। बिल ऑफ एक्सचेंज बेसिकली एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि रिटन डॉक्यूमेंट होता है और अनकंडीशनल पेमेंट ऑर्डर होता है। तो जैसा कि हमारी ऑप्शन नंबर सी में ये रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज, हु इज़ द ड्रॉयर इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज। ऑप्शन ए person receiving the payment, option B the person making the payment, option C person issue the bill and D the bank। बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होती हैं, ड्रॉयर, ड्रॉ योर पे। बेसिकली ड्रॉयर ही ऐसा पर्सन होता है जो बिल को इशू करता है। तो ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। आवर नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में की कौन सी करेक्टरिस्टिक नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम डिस्कस करते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज की करेक्टरिस्टिक्स कौन सी होती हैं। एक तो ये पेमेंट ऑर्डर होता है, सेकंडली ये रिटर्न फॉर्म में होता है, थर्ड ये अनकंडीशनल होता है और ऑन डिमांड होता है। तो ऑप्शन डी एक ऐसा ऑप्शन है जो किसी करेक्टरिस्टिक्स में नहीं आता। इट कैन नॉट बी ट्रांसफरेबल, ठीक, जबकि ये ट्रांसफरेबल होता है। नेक्स्ट हमारे पास हु इज़ नोन एज द पे इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज। जैसे कि इसमें 3 पार्टीज़ हैं, ड्रॉयर, ड्रॉ और पे। पे एक ऐसा पर्सन होता है जिसने एट द एंड बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट को रिसीव करना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपके पास ए द पर्सन हु विल रिसीव द पेमेंट इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 25। इन बिल ऑफ एक्सचेंज what terms is used to decrease the person who agree to pay the bill। कौन सी बिल ऑफ एक्सचेंज में टर्म है जो कि एग्री करता है किसी भी बिल को एक्सेप्ट करने के लिए। तो बेसिकली ड्रॉई एक ऐसा पर्सन होता है जो एग्री करता है बिल को एक्सेप्ट करने के लिए, तो फिर ये पेमेंट अदा होती है। तो ऑप्शन ए ड्रॉई इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज 26। अ बिल ऑफ एक्सचेंज यूज्ड इन इंटरनेशनल ट्रेड इज़ कॉमनली कॉल्ड। बिल ऑफ एक्सचेंज जो कि इंटरनेशनल ट्रेड में यूज़ होता है, इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बैंक ड्राफ्ट, ऑप्शन बी लेटर ऑफ क्रेडिट, ऑप्शन सी फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज, ऑप्शन डी प्रोमिजरी नोट। हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अब थोड़ा सा इसका मैं बैकग्राउंड बता दूँ। बिल ऑफ एक्सचेंज बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, एक इनलैंड बिल होता है, एक फॉरेन बिल होता है। जो हम बाहर की कंट्रीज़ के साथ ट्रीट करते हैं वो हमारे पास फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाता है। नेक्स्ट हमारा MCQ 27 बैंक, और ये हमारे बेसिकली कुछ MCQs थे जो बिल ऑफ एक्सचेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से लिए गए थे। और अब हम डिस्कस करेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के कुछ क्वेश्चन। व्हाट इज़ अ प्राइमरी पर्पस ऑफ अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट होती क्या है? बेसिकली रिकनसाइल करना, कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना बैंक और कस्टमर के दरमियान। तो देखते हैं ऑप्शन हमारे पास क्या है इसमें। आइडेंटिफाई द आउटस्टैंडिंग लोन, ऑप्शन बी वेरीफाई द बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, ऑप्शन सी रिकॉन्साइल द बैंक बैलेंस विद द कंपनी कैश बुक बैलेंस। बेसिकली दिस इज अ एग्जैक्ट एंड करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज 28। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अपीयर इन द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इनमें से कौन से जो हैं जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में आते हैं? अनक्लियर्ड चेक, अनप्रेजेंटेड चेक, अनकलेक्टेड चेक, ओमिटेड चेक, ऑल ऑफ दीज। बेसिकली ये तमाम चेक्स जो हैं ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के पार्ट्स हैं। सो ऑप्शन ई इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 29 नंबर 29। इफ़ अ चेक इज़ इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड एट द बैंक, हाउ इज़ इट treated in the bank reconciliation statement।
तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अनप्रेजेंटेड चेक जो है वो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में कैसे ट्रीट किया जाता है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि बैंक ये जो अनप्रेजेंटेड चेक है इसका जो नेचर है इसकी डेबिट बैलेंस नेचर होती है, और जो ये जो बैंक बैलेंस है इसकी क्रेडिट बैलेंस नेचर होती है बिकॉज द कैश बुक का पार्ट है। और सेकेंडली डिडक्ट फ्रॉम द बैंक बैलेंस, और इग्नोर, और डी ऑप्शन है एडेड टू द कैश बैलेंस। अब मैं अगेन इसको जो ऑप्शन है उसको डिस्कस करता हूँ। ऑप्शन है एडेड टू द बैंक बैलेंस, ये क्योंकि ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बैंक बैलेंस जो कि बैंक स्टेटमेंट होती है इसका क्रेडिट बैलेंस होता है जो कि फेवर में होता है कस्टमर के। सेकंड ऑप्शन हमारे पास बी डिडक्ट फ्रॉम द बैंक बैलेंस, और थर्ड वन इज़ इग्नोर, और डी हमारे पास ऑप्शन है एडेड टू द कैश बैलेंस, बिकॉज कैश बुक का बैलेंस जो है हमारे पास डेबिट बैलेंस होता है, अनप्रेजेंटेड का भी डेबिट बैलेंस होता है, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे इसमें। हमारा क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग काजेज अ डिफरेंस बिटवीन द बैंक बैलेंस एंड द कैश बुक बैलेंस। कौन सी ऐसी वजूहत हैं जिनकी बिना पर जो बैंक बैलेंस और कैश बुक के दरमियान डिफरेंस आता है। ऑप्शन ए बैंक चार्जेस, ऑप्शन बी डेप्रिसिएशन ऑन एसेट, ऑप्शन सी डिस्काउंट अलाउड, एंड डी स्टॉक एडजस्टमेंट। हमने जब बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करनी होती है हम सिर्फ वो एंट्रीज़ को लेते हैं जिनका ताल्लुक बैंक और कैश बुक के साथ है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। और हमारा नेक्स्ट MCQs 31, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट आर प्रीपेड। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट किस डेट को या कब बनाई जाती है। मंथली ऑप्शन ए, क्वार्टरली ऑप्शन बी, एनुअल ऑप्शन सी, एंड एज पर द कंपनी डिस्क्रिएशन। देखें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन डी है, बट इसको मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। ये ऑन डिमांड होता है, जब भी किसी कस्टमर को ये लगे कि उसके बैंक में के बैलेंस में और उसके कैश बुक के बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है, तो वो किसी भी वक्त बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को प्रीपेड कर सकता है। नेक्स्ट MCQs, डायरेक्ट डिपॉजिट मेड बाय द कस्टमर इन द कंपनी बैंक अकाउंट वुड बी। अगर कोई कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट कर दे आपके अकाउंट में पैसे, तो फिर क्या उसका अफेक्ट होगा। ऑप्शन ए एडेड टू द कैश बुक बैलेंस, ऑप्शन बी डिडक्ट फ्रॉम द कैश बुक बैलेंस, ऑप्शन सी इग्नोर, ऑप्शन डी एडेड टू द बैंक बैलेंस इन द कैश बुक। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि अगर आपके बैंक के अंदर पैसे आए हैं तो आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज़ हुआ है, और इस वजह से आपको नहीं पता कि डायरेक्टली किसी कस्टमर ने आपके अकाउंट में पैसे लगवा दिए, तो आपको भी अपने कैश बुक के बैलेंस में इसको ऐड करना है, ये क्योंकि ये एक डेबिट बैलेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 33, इफ़ द बैंक हैज़ चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट बट हैज़ नॉट इन्फॉर्म द बिजनेस दिस अमाउंट शुड बी। अगर बैंक चार्ज करे इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट के ऊपर और उसके कस्टमर को पता ना हो, तो फिर ये कैसे ट्रीट होगा। अब मैं आपको थोड़ा ओवरड्राफ्ट के बारे में व्यू दे दूं। ओवरड्राफ्ट बेसिकली करंट अकाउंट जो होल्डर होते हैं उनको बैंक फेवर देता है कि एक उनको लोन देता है, कि जिसमें जो करंट अकाउंट के शेयर होल्डर बिजनेसमैन है, अगर उनके पास पेमेंट में कोई डिक्रीज़ आ रहा है तो वो खुद से उनको लोन दे देता है, और अगर ऐसा हो तो उसके ऊपर वो इंटरेस्ट चार्ज करता है। और इसमें हमारे पास अब कुछ ऑप्शन देखते हैं। एडेड टू द कैश बुक बैलेंस, ऑप्शन बी डिडक्ट फ्रॉम द बैंक बैलेंस, ऑप्शन सी एडेड टू द बैंक बैलेंस, ऑप्शन डी डिडक्ट फ्रॉम द कैश बुक बैलेंस। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट याद रखना है, जब भी क्वेश्चन में बैंक बैलेंस की बात करें तो ये बैंक स्टेटमेंट की बात करेगा, पासबुक की भी बात करेगा, बिकॉज बैंक बैलेंस और पासबुक और बैंक स्टेटमेंट तीनों का मतलब सेम ही है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन डी डिडक्ट फ्रॉम द कैश बुक बैलेंस, यहाँ से हम इसको डिडक्ट करेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट, बल्कि 33 हमारे पास नेक्स्ट MCQs है। अ चेक डिपॉजिट इन द बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड। अगर बैंक आपने चेक लगाया है बैंक में बट अभी तक क्लियर नहीं हुआ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। एडेड टू द बैंक बैलेंस, डिडक्ट फ्रॉम द बैंक बैलेंस, इग्नोर द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, एडेड टू द कैश बुक बैलेंस। तो इसका एक्यूरेट और करेक्ट आंसर है डिडक्ट फ्रॉम द बैंक बैलेंस। ओके, अब हमारा जो 34वां यानी 34 MCQs है। विच ऑफ द फॉलोइंग एटम इज़ एडेड टू द बैंक बैलेंस इन अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इनमें से कौन सी ऐसी एटम है जो कि हम बैंक बैलेंस में ऐड करते हैं, यानी कि पासबुक में ऐड करते हैं। ऑप्शन ए
आउटस्टैंडिंग चेक्स, ऑप्शन बी चेक्स डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड, ऑप्शन सी बैंक एरर इंक्रीज बैंक बैलेंस एंड ऑप्शन डी बैंक चार्जेस। तो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी बैंक एरर इंक्रीजली बैंक बैलेंस। हमारा MCQ 35, when preparing a bank reconciliation statement, an overdraft as per the cash book is considered as। जब हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं और अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस है कैश बुक, उसको हम क्या कंसिडर करते हैं? पॉजिटिव बैलेंस ऑप्शन ए, नेगेटिव बैलेंस ऑप्शन बी इग्नोर और डी एक्सपेंस एटम। बेसिकली नेचर चेंज हो जाती है जब हम ओवरड्राफ्ट बैलेंस को डिस्कस करते हैं, ओवरड्राफ्ट की बात करते हैं। तो कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है यानी कि पॉजिटिव होता है। तो अगर ये ओवरड्राफ्ट की बात आ जाए, ओवरड्राफ्ट कैश बुक बैलेंस, तो ये हमारे पास नेगेटिव हो जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नेगेटिव बैलेंस। अब हमारा आखिरी MCQ है 36, बिल ऑफ चेंज एंड चेक्स आर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड पार्टीज इन्वॉल्व इन इट। बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक बेसिकली दोनों निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं और इसमें कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं? ऑप्शन ए ड्रॉयर, ऑप्शन बी ड्रॉई, ऑप्शन सी पेई और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। हमारा करेक्ट आंसर जो है वो ऑल ऑफ दीज है। बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक में ये तीनों ही पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। मैंने एक यहाँ पे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का बेसिकली 3 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। बिल ऑफ जो एक आप में हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज, एक चेक और तीसरा होता है प्रोमिसरी नोट। यहाँ पे हमने बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक की पार्टीज़ को डिस्कस किया है। आपके लिए एक होम कहने की असाइनमेंट है कि आपने बताना है कि प्रोमिसरी नोट में कितनी पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं। और यहाँ पे आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। आज हमने 16 लेक्चर डिस्कस किए और इसमें हमने बिल ऑफ एक्सचेंज और बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि PPSC और FPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो कि बहुत दफ़ा MCQs में आए गए हैं, वो डिस्कस किए हैं। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो या आपको लगता है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो मज़ीद एक्सप्लेन की जाएं, तो आप हमें कमेंट करके बताएं और ताकि उनको मज़ीद एक्सप्लेन किया जा सके, ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से डेवलप हो सकें।